गुड मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर में क्या है, हमें यह पता है कि भाई कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, लेकिन जिस यूनिट में हम कंडक्टर को पढ़ रहे हैं उस यूनिट में कंडीशन यह है कि वहां हम केवल उन्हीं मटेरियल्स को पढ़ेंगे जिनमें चार्ज रेस्ट पे हो। हम केवल उसी चीज की बात करेंगे जिस पे चार्ज रेस्ट पे हो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही यही है, चार्ज एट रेस्ट। तो फिर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो फ्री चार्ज होता है और वो फ्री चार्ज इजीली एक जगह से दूसरे जगह पे जा पाएगा। लेकिन अगर हम कंडक्टर्स पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर को पढ़ पाएंगे, और वही कंडीशंस हम यहां देखेंगे कि वो क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके बाद हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ पाए। इसीलिए हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is zero. Inside the conductor electric field is zero. ये हो गया। अब ये कैसे होगा, मान लीजिए कि यहां पे एक हमने रेक्टेंगुलर स्लैब रखी है, ये कंडक्टिंग रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये कंडक्टर की एक स्लैब है। अब इस कंडक्टर पे हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड और मैग्नीट्यूड है ई नोट। ई नोट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो चार्ज कैरियर्स, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो डिस्ट्रीब्यूट थे पहले से, उनमें जो कुछ मोमेंट था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो मोमेंट डिस्टर्ब होगा, और वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो अरेंजमेंट थी उसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देगा। कैसे चेंज कर देगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस टू माइनस, तो यहां प्लस और यहां माइनस। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को तो नीचे की तरफ खींचेगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोटॉन को ऊपर की तरफ खींचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो जिस कारण से ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रीअरेंज करना शुरू कर देगा, और रीअरेंज करना शुरू कर देगा तो हम पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन तो यहां आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज तो यहां आ रहा है। धीरे धीरे ये नेगेटिव इधर आया तो प्रोटॉन ऊपर गया होगा, ये पॉजिटिव हो गया। इस प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण एक अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्रिएट होना शुरू हो गया है, इंड्यूस होना शुरू हो गया है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आया तो प्रोटॉन फिर कहां एग्जिस्ट करेगा, ऊपर की तरफ। ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये अरेंज होते जाएंगे वैसे वैसे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता हुआ जाएगा, और इस अंदर के इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने दी EP। ये जब तक अरेंज होते रहेंगे जब तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस E नोट के बराबर नहीं हो जाता। जैसे ही इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर becomes equals to induced electric field, then in this situation ये जो कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होगा, क्योंकि उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अरेंज करने की कोशिश करेगा लेकिन ये नहीं होने देगा।
तो वहां जब फिर वो अरेंजमेंट, जो मोमेंट इलेक्ट्रॉन का अप एंड डाउन था, वो रुक गया है, और अगर रुक गया है तो हम कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ सकते हैं। सो यहां हम लिखेंगे कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके कारण जो अरेंजमेंट हो रही थी, जो मूवमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, उस मोमेंट का ये अपोज करेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will oppose the moment of charge inside the conductor। धीरे धीरे ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस मोमेंट का, जो कि चार्ज कैरियर्स का मोमेंट था, उसका अपोज करना शुरू कर देगा, और ये बिल्कुल रोक देगा उस मोमेंट को उस कंडीशन में जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स इक्वल्स टू ई नोट, एंड दिस मोमेंट will stop when induced electric field becomes equals to external electric field। उस कंडीशन में ये जो मोमेंट था, वो मोमेंट रुक जाएगा, और अगर चार्ज कैरियर्स का मोमेंट रुक गया है तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार चार्ज मोशन में नहीं, रेस्ट पे है। दूसरी बात लिखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। वो कैसे जीरो हुआ? सीधी सी बात है, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां भी ई नोट, यहां भी ई नोट, यहां भी ई नोट। तो इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई नोट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट प्लस ई पी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो आप देखिए, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन को तो हमने पॉजिटिव मान लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव मान लिया। ये मोमेंट कब रुका था? जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर हो, और अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर हो गया है जीरो। ये कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज that the electric field just outside a charged conductor is perpendicular to the surface of the conductor। अब इसमें क्या है, कहता है सेकंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to the surface of electric field is perpendicular to the surface of conductor। एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर जो सरफेस है, और सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर भी आप लिख लो, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। इस चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लो इस कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और कैसी है? प्लस की है। इसका मतलब इसकी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज पर यूनिट एरिया बनता है सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो हमने इसको सिग्मा नाम दिया। चार्ज पॉजिटिव तो सिग्मा भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। चलो डायरेक्शन तो आउटवर्ड आ गई है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पे एंगल बनाएगा वो होगा 90। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे, कंडक्टर के हर पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल पे रहेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। अगर इसमें हम ये मान लें कि ये क्यों रहेगा परपेंडिकुलर, कोई तो ऐसा भी हो सकता है जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने केवल नॉर्मल माना। अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल नॉर्मल क्यों है भाई, टेंजेंशियल भी तो हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल होगा तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि इस सरफेस पे जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, वो फ्री चार्ज कैरियर्स के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स लगाएगा, कुछ वर्क करेगा। और जब ये टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वर्क करेगा तो वहां जो फ्री चार्ज कैरियर्स थे, जो रेस्ट पे होने चाहिए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन के अकॉर्डिंग, वो फिर रेस्ट पे नहीं रहेंगे, फिर वो मोशन में आ जाएंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। लेकिन हम तो यहां क्या मान के चले हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंडक्टर को पढ़ेंगे तो चार्ज किस पे होना चाहिए, रेस्ट पे। और ये रेस्ट पे तभी हो सकता है व्हेन टेंजेंशियल कंपोनेंट इज जीरो। जब टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो होगा तो ही ये कंडीशन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं होगी। इसका मतलब इस कंपोनेंट को हमें जीरो करना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि जो नॉर्मल है वो नॉर्मल भी तो मूवमेंट करा सकता है, वो कैसे कराएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड, इस तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, जो मूवमेंट होगा, जो वर्क डन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्री चार्ज कैरियर्स का इस सरफेस पे हो सकता है। अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लूं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहां पॉजिटिव चार्ज था मान लो, और ये पॉजिटिव चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ फोर्स लगाएगी। किस तरफ फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, फोर्स भी इसी तरफ। तो फोर्स तो आया है इस डायरेक्शन में, और मोमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो सकता है ना, इस सरफेस पे हो सकता है। तो यहां इस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल बना 90, और अगर एंगल 90 तो यहां वर्क डन कितना? जीरो। अगर वर्क डन जीरो, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कुछ भी फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, और अगर फोर्स अप्लाई कर रही है तो उसके कारण ये मोमेंट में नहीं आएगा, ये मोशन में नहीं आएगा। जो चार्ज कैरियर जहां थे वहीं की वहीं रहेंगे, केवल तब जब हम ये मान के चलें कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा सरफेस की, और टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना बनेगा? जीरो। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉन जीरो मान लें तो चार्ज फिर रेस्ट पे नहीं रहेगा, फिर हम कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर नहीं पढ़ पाएंगे। अब आता है थर्ड पॉइंट, कहता है नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। अब ये कैसे हो सकता है? एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे जो अंदर चार्ज होता है वो टोटल चार्ज जीरो होता है। कैसे होगा? अगर कंडक्टर के अंदर आप देखिए, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले ही कंडीशन पढ़ के चले हैं कि जीरो होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, तो ये कंडीशन अब आप गोज लॉ से देखिए। गोज लॉ कहता है E डॉट ds इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर
Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q इनक्लोज की वैल्यू होगी यहां से E बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया बना S, और एप्सिलॉन नोट को इससे मल्टीप्लाई करा दो, ये टोटल चार्ज हमारे पास आएगा इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड द कंडक्टर है, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब Q इनक्लोज भी जीरो। इस कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर में आप कितना भी चार्ज रखिए अंदर, सारे का सारा चार्ज इस सरफेस पे आएगा। अगर आपने अंदर प्लस चार्ज रखा तो सारा प्लस चार्ज सरफेस पे आएगा, अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा तो वो नेगेटिव चार्ज भी सारा सरफेस पे आएगा। इसका मतलब कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट throughout the volume of conductor, out the volume of conductor, and is same as on surface of conductor। पहली बात तो कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगी। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर मैं यहां देखूं तो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी ही मिलेगी, यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतनी ही, यहां भी उतनी ही, और यहां भी उतनी ही। मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर कांस्टेंट मिलेगी। चलो कांस्टेंट मिलेगी, लेकिन कांस्टेंट की कुछ वैल्यू भी होगी। जितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सरफेस पे होगी वही वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर भी होगी। अगर आउटसाइड द कंडक्टर V नोट है, आउटसाइड द नहीं, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नोट, तो इनसाइड द कंडक्टर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नोट। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है जीरो होता ही है। ये चीज से ही, इसी टर्म से हम ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द कंडक्टर इज कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों है? पहले इनसाइड द कंडक्टर हम बात कर लें। इनसाइड द कंडक्टर, भाई इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो, इट मींस फोर्स ऑन चार्ज कैरियर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है चार्ज पे इनसाइड द कंडक्टर, तो फोर्स जीरो होने के कारण जो वर्क डन होगा, हमें एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे लेके आना है। इस पूरे कंडक्टर के अंदर किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स जीरो है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इस पॉइंट से एक चार्ज को लेके आऊं, यहां लेके आना चाहूं, तो यहां से यहां तक लाने में कोई फोर्स था ही नहीं, फोर्स जीरो था। फोर्स जीरो तो हमने वर्क डन कितना किया? वर्क डन भी जीरो किया। वर्क डन अगर जीरो किया, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा होगा, क्योंकि वर्क डन होता है work done in moving a unit positive charge equals to change in electric potential। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। हमने वर्क किया A से लेकर B तक, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लेके आए, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल होगा ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। A से लेकर B तक आने में वर्क कितना किया? जीरो। अगर ये वर्क जीरो, तो ये चेंज इन पोटेंशियल भी कितनी? जीरो। इसका मतलब VB माइनस VA इक्वल्स टू जीरो। इट मींस VB इक्वल्स टू VA। सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट एवरी पॉइंट। अब बात करें आउटसाइड द कंडक्टर।
outside the conductor, sorry, at the surface of conductor, at surface of conductor। ये क्या है, इसकी कंडीशन मैं बता चुका हूं आपको इस पॉइंट में। एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल तो फोर्स भी आएगा नॉर्मल, फोर्स नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट अगर हम सरफेस के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मान लो इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक मैं एक चार्ज को लेके आऊं, तो ये तो हो गया है डिस्प्लेसमेंट यहां से लेकर यहां तक। डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल 90, एंगल 90 तो कोस 90 बनेगा, कहां गया, कोस 90 बनेगा 0, कोस 90 0। तो इस पॉइंट से लेकर सी से लेकर डी तक लाने में हमने वर्क कितना किया, फ्रॉम सी टू डी, दैट इज इक्वल्स टू 0। और वर्क डन अगर 0, इसका मतलब फिर से पोटेंशियल एट सी इक्वल्स टू पोटेंशियल एट डी। तो यहां भी फोर्स 0 था, यहां भी फोर्स 0, दोनों ही कंडीशन में सरफेस और इनसाइड में फोर्स 0 है, तो वर्क डन भी दोनों ही कंडीशन में 0 होगा। हमें कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं। वर्क डन यहां भी सेम आया, यहां भी सेम आया, तो पोटेंशियल यहां भी सेम और यहां भी सेम। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर एंड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर पोटेंशियल इज सेम। सो इसको आप लिख सकते हैं, इनसाइड द कंडक्टर, inside the conductor and surface and at surface of conductor, surface of conductor potential is same, पोटेंशियल सेम मिलेगी। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 5 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of charged conductor, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। एक चार्ज कंडक्टर है, मतलब उस पे चार्ज है, उसकी सरफेस पे एक चार्ज है, और उस सरफेस के चार्ज के कारण जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर तो 0 है, तो उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब ये कहां से आया है वो आप देख लो। मान लीजिए कि आपके पास एक ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप इस सरफेस पे यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इस सरफेस पे, इस रीजन में सरफेस के, कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। सरफेस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट है, और कितना चार्ज यूनिट एरिया में है उसका नाम है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब यहां पे आप एक सिलेंड्रिकल रीजन मान लीजिए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ये स्फेरिकल है कंडक्टर, तो यहां आप गोज लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाएंगे। गोज लॉ कहता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे मान लो कि आपने एक गोजियन सरफेस चूज कर ली है, ये गोजियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस। इस सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस का आधा पार्ट आउटसाइड द कंडक्टर
और आधा पार्ट इनसाइड द कंडक्टर। इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का जो एरिया है वो है ds, ये एरिया है ds। तो यहां पे आपको एरिया पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कांस्टेंट मिलेगा, तो हमने E को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात ये आती है कि डॉट कहां चला गया। डॉट को जब आप सोल्व करोगे तो यहां पे आएगा E ds cos थीटा इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिग्मा है ना, पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो, पहली बात तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर की सरफेस पे आउटवर्ड नॉर्मल मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई है। अगर माइनस होता तो भी परपेंडिकुलर होता, बस डिफरेंस ये आता, प्लस है तो इस तरफ, अगर प्लस है तो इस तरफ, अगर माइनस है तो डायरेक्शन आती इस तरफ, होती परपेंडिकुलरली, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, इस अपर वाली सरफेस का जो यूनिट वेक्टर होगा वो भी इसी तरफ, दोनों में एंगल 0, cos 0 1, तो हमारे पास आ गया है E ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से अब E को मैं बाहर ले सकता हूं, E हमने बाहर रखा तो अंदर बचेगा ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds कितना है, ये एक टोटल एरिया जो हमने ds माना था, ये मान लो कि ये जो एरिया है ये है S, या फिर ds ही मान लो। इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी आपके पास ds इक्वल्स टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कितना है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, इसमें इस यूनिट एरिया ds में चार्ज है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। Q कितना आएगा, इस स्मॉल रीजन में कितना चार्ज इनक्लोज मिलेगा, यहां मान लो यहां पे इस वाले में, तो वो मिलेगा Q इक्वल्स टू सिग्मा ds। Q इनक्लोज की वैल्यू मिल गई आपको, इस सिलेंड्रिकल रीजन में कितना है, तो वो आप वैल्यू लिख दीजिए, सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ds से ds कैंसिल आउट, यहां हमारे पास बचा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या है, जो एरिया यूनिट वेक्टर था n कैप, उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करवा दी। ये केवल कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है हमने, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और ये आउटसाइड वाले कंडक्टर इस गॉसियन सरफेस को मानकर हमने निकाल दिया, अंदर वाला भी तो रह गया है। इस अंदर वाले रीजन में यहां से जैसे ही हम अंदर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कितना मिलता है, 0 होता है, क्योंकि ये वाली गॉसियन सरफेस, ये जो लोअर पार्ट है गॉसियन सरफेस का, ये कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, और कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बच्चों 0 होता है। ये था हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ आप ये भी देख सकते हैं, एक और है इसका, ये भी देख लो। ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना कंडक्टर पे, इसकी हर पॉइंट पे वैल्यू जरूरी नहीं है सेम हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी, वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी is different at different points of irregular conductor। एक इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर है, मतलब वो कंडक्टर है उसकी शेप रेगुलर नहीं है, जैसे ये पूरा स्फेरिकल मान लें, कहीं ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है,
कुछ ऐसा ही हमने मान लिया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, चलो मान लो कोई बात नहीं। तो इस कंडक्टर के हर पॉइंट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी वो अलग अलग मिलेगी। कैसे मिलेगी? आप देखिए, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया, एरिया बनता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया बनता है। अब इसमें आप देखिए, जहां जहां पे ये किंक आपको दिखाई दे, कुछ ये टीले से जहां आपको दिखाई दे, उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि इस कंडीशन में जो एरिया आपके पास आया वो एरिया तो मिनिमम रहा, और एरिया मिनिमम तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी मैक्सिमम। इसमें अगर यहां हम निकाल लें तो यहां एरिया तो ज्यादा आया और सरफेस चार्ज डेंसिटी फिर क्या रहेगी? कम रहेगी। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि जहां पे ये टीले से आपको दिखाई देंगे, इस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी। अगर इसकी बात कर लें तो ये आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये इस कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है, और कंडक्टर के अंदर अगर लाई कर रहा है तो इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 मिलेगी। जो पॉइंट कंडक्टर का इनसाइड दी कंडक्टर लाई कर रहा है, जो पॉइंट इनसाइड दी कंडक्टर लाई कर रहा है, उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 मिलेगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा चार्ज आउटसाइड दी सरफेस आता है, आउटसाइड दी कंडक्टर आके जमा होता है। तो ये थी हमारी कुछ कंडीशंस जिनको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। ये सब कंडीशंस हैं जिनको अप्लाई करने के बाद कंडक्टर को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ पाएंगे। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू।